हेलो बच्चों, आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10 का लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पढ़ेंगे। और द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो है उसके ऑथर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने ये लिखा है और इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है कि और उनका नाम था रिचर्ड एब्राइट। सो वी स्टार्ट। See before you read. Richard Albright has received the Searle Scholar Award and the Shering-Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. और रिचर्ड एब्राइट नाम के एक जो साइंटिस्ट थे उनको सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड शेरिंग प्लू अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए दिया गया था। ठीक है, ये सब अवार्ड्स के नाम हैं। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और उनका जो है आकर्षण था, फैसिनेशन होता है आकर्षण था तितलियों के लिए, जो जिसने उनके लिए साइंस का पूरा संसार खोल दिया। ठीक है, जिसने उनको फाइनली साइंटिस्ट बना दिया। तो कैसे वो बटरफ्लाइज का शौक रखते रखते साइंटिस्ट बन गए, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, at the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. एक 22 साल का जब ये थे मिस्टर एब्राइट, तो वो स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे। पहले अपने सालों में एक स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे और उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। और पूरे जो साइंटिफिक वर्ड था, ऐसे लोग जिनको कि साइंस में इंटरेस्ट था, रुचि थी, उसको पूरा एक्साइट कर दिया ये थ्योरी निकाल के कि सेल कैसे काम करते हैं। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और एब्राइट और उनके जो रूममेट थे, जो उनका कमरा शेयर करते थे स्कूल में, कॉलेज में, उन्होंने एक थ्योरी एक्सप्लेन की, एक सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, की व्याख्या की, और उसको उसमें एक आर्टिकल लिखा जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम का एक जर्नल था, उसमें पब्लिश हुआ। किसी 22 साल के बच्चे के लिए, 22 साल के बच्चे काफ़ी यंग माने जाते हैं, तो उनका इस जर्नल में थ्योरी निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. जो भी बात मैं कह रही थी कि इतने इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में, जर्नल होता है बच्चों कि जिसमें जो भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं या नई थ्योरीज आती हैं, जो कुछ स्पेसिफिक बातें जो साइंस की दुनिया के लोगों के लिए होती हैं, वो समय समय पर पब्लिश होती रहती हैं। तो उसमें जगह पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आज की डेट में भी ऐसे ही माना जाता है। तो इतने इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में उनकी थ्योरी, और कोई वो भी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं ना, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनकी थ्योरी पब्लिश होना एक बहुत बड़ी बात थी। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। जैसे कि होम रन होता है बच्चों, एक बेसबॉल नाम का एक गेम होता है, उसमें होम रन जो बनाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं लेमैन में आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट है और उसमें कोई पहली बार खेला हो क्रिकेट और हर बॉल पे जो है 6 मार दे, तो बहुत अच्छा माना जाएगा ना। तो इसी तरह का कि, और एक यहाँ पर एक पीछे नीचे कंपेयर दिया हुआ डिटेल में ना कि अ होम रन इन द गेम ऑफ अ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग safely around all bases and back to the house plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. ठीक है, तो वही बात है कि जैसे कि कोई पहली बार गेम खेला और उसने हर बॉल पे 6 मार दिया हो, तो इसी तरह कि उसने पहली बार क्यों थ्योरी पब्लिश की, और वो भी इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल में। तो जैसे कि किसी एक न्यू स्पोर्ट्समैन ने हर बॉल पे 6 मार दिया हो या फिर होम रन बना दिया हो। तो ये कंपैरिजन दिखाने के लिए। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और जो मिस्टर एब्राइट थे, रिचर्ड एब्राइट, उनके लिए जो उनको जितने भी उनको अचीवमेंट्स मिले साइंस में या फिर दूसरी फील्ड्स में, ये उनका
पहला अचीवमेंट था, द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग। बहुत लंबी चेन है उनके अचीवमेंट्स की, है, और साइंस की फील्ड में भी और दूसरी फील्ड में भी, लेकिन ये उनका पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? तितलियों की वजह से। ठीक है, आगे देखिए। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। पेनिसिल्वेनिया नाम की एक जगह थी, उसमें एक रीडिंग नाम की जगह थी, और वहाँ पर एब्राइट नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग के जो उत्तरी क्षेत्र था वहाँ पर वो बड़े हुए थे। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, और वो अपने बारे में खुद लिखते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा कुछ कि मैं वहाँ कर सकूँ। ही सेड आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, तो मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था विद अ टीम ऑफ वन, जिसमें कि मैं अकेले ही हूँ, यानी कि और उनके संग और कोई नहीं था, वो अकेले थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो मैं कर सकता था, वो क्या? चीज़ों को कलेक्ट करना। ठीक है ना, बहुत से बच्चे होते हैं कि जो है वो बहुत तरह की चीज़ें इकट्ठा करते हैं, बहुत से लोग कई तरह के स्टोन्स करते हैं, कुछ लोग मैच बॉक्स करते हैं, माचिस की डिब्बे, कोई स्टैम्प्स करता है, ऐसे देखा जाता है बच्चों में। तो ये भी चीज़ें इकट्ठा करते थे। आगे देखिए। So he did, and did he ever? Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coin. He became an eager astronomer to समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। अब देखिए उनके शौक क्या थे। जब वो किंडर गार्डन में पढ़ते थे, यानी केजी क्लास में पढ़ते थे, तब से उनका ये शौक स्टार्ट हो गया था बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना, है ना, तितलियों को इकट्ठा करना, विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और वे जिस तरह से जितनी दृढ़ता के संग और एक्टिविटीज़ करते थे, उतनी ही दृढ़ता के संग वो बटरफ्लाइज भी इकट्ठा करते थे। और वो क्या क्या इकट्ठा करते थे? देखिए, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने चट्टानों के टुकड़े भी इकट्ठा किए थे। फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स होता है जीवाश्म में, जो बहुत सालों पहले ज़मीन के नीचे दब गए, है ना, और फॉसिल कहलाते हैं वो। और उसके बारे में भी उनको इंटरेस्ट था, वो फॉसिल्स भी इकट्ठा करते थे, कॉइन्स, तरह तरह के सिक्के इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक बहुत एस्ट्रोनॉमर, मतलब ये जिनको कि प्लैनेट्स में, है ना, आकाश के अंदर क्या है, ये सब उसमें रुचि होती है, तो वो यानी उसको हिंदी में खगोलविद कहते हैं, है ना, उसमें भी बहुत रुचि थी, कौन सा प्लैनेट क्या है क्या नहीं है। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी रात भर वो जो है तारों को घूरते रहते थे। सी द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। और जब वो क्लास 1 में थे, तो उनका ब्राइट माइंड तो था ही, बहुत ही शार्प थे, यानी कि ब्राइट माइंड था उनका, और लेकिन उनमें ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी होती कोई चीज़ जानने की इच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त थी। और जब ये किसी में होती ना, तो वो बच्चों को आगे ले जाती है, कि अगर वो जानना चाहेगा तो नेचुरली उसकी नॉलेज बढ़ जाती है ना। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी मामा जो थी, वो भी उनको उनके सीखने के जो इंटरेस्ट था, उनको चीज़ों को जानने का क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, उसमें इनकरेज करती थी, उसको बढ़ावा देती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको जो है ट्रिप्स पे ले जाती थी, थोड़ी छोटी छोटी ट्रिप पे, ताकि वो चीज़ों को देख सके, है ना, और सीख सके। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा था। टेली होता है बच्चों दूर का, है ना, और जहाँ से टेलीस्कोप से, यानी कि दूर, उनको तारे वारे देखने का शौक था ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा, रात रात भर देखा करते थे, तो टेलीस्कोप से वो सब देखने के लिए तारे और नक्षत्र और दूर के ये चीज़, उन्होंने उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा। माइक्रोस्कोप खरीदा। माइक्रोस्कोप से अब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी जो नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, वो देख सकते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, है ना। कैमरा खरीदे। माउंटिंग मटेरियल। माउंटिंग मटेरियल का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे मटेरियल जो उनको सपोर्ट करे, है ना, यानी कि उनका सारा जो उनको जानने की इच्छा थी उसमें सपोर्ट करे, उसको कहते हैं माउंटिंग मटेरियल। एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज। और बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स भी खरीदे उन्होंने, यंत्र, जिससे वो जो उनको हेल्प करते थे, यानी कि उनकी जो भी क्यूरियोसिटी थी, ये सब चीज़ें उनको मदद करती थी, और उनकी मम्मा ये सब लाती थी उनके लिए। आगे देखिए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। यहाँ पर उसकी मम्मी कह रही हैं, ठीक है। हिज मदर सेड, और उसकी मम्मा ने लिखा है
कि मैं जब तक वो उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया, यानी कि जब तक स्कूल जाने लगा, आई वॉज द ओनली कंपेनियन। वो सिर्फ उनकी दोस्त थी, उनका जो एक साथी था एब्राइट का, सिर्फ उनकी मम्मा थी जब तक वो स्कूल नहीं जाने लगा। यानी कि स्कूल जाते तो बच्चे और भी साथी बना लेते, लेकिन जब तक वो स्कूल नहीं गए तब तक उनकी मम्मा अकेली उनकी साथी थी, यानी कि उनके फादर नहीं थे। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद वो उनके लिए दोस्तों को उनके घर बुलाती थी, उनके लिए दोस्त भी आने लगे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम दोनों यानी कि एब्राइट और उनकी मम्मी, हम दोनों जो चीज़ें साथ साथ बैठ के कुछ ना कुछ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। और जब रिची थर्ड क्लास में थे और उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो देखिए यहाँ पर वो रिचर्ड को रिची कह रही हैं, है ना, उसकी मामा रिची के नाम से पुकार रही हैं। और तो वो उनकी मामा के लिए पूरी ज़िंदगी वही थे, यानी कि सब कुछ उनकी मामा के लिए उनका बेटा जो रिचर्ड था, जिसको वो रिची कह रही हैं, बस वही थे। जब उनके फादर की डेथ हो गई और वो उस समय क्लास 3 में थे। She and her son spent almost every evening in the dining room table। और वो शी मतलब उनकी मामा और वो उनका बेटा यानी कि रिचर्ड एब्राइट, ये दोनों जो है हर शाम को डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठे रहते थे, यानी डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते थे। एंड ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू। और यदि अगर उसके पास कुछ काम करने को नहीं होता था एब्राइट के पास, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। और तो उसकी मम्मा लिखती हैं कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ काम निकाल लेती थी, नॉट फिजिकल वर्क। और वो ये काम ऐसा नहीं होता था कि फिजिकल वर्क की चलो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, है ना, खाना बनाओ, ये सब नहीं, बट लर्निंग थिंग्स। लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ ना कोई काम निकालती थी उसकी मम्मा कि जिससे वो चीज़ें सीख सके। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। और वो पसंद करता था ये सब चीज़ें, यानी कि उसको सीखना पसंद था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और सीखने की वजह की में इंटरेस्ट की वजह से वो स्कूल में टॉप ग्रेड लाता था, यानी कि अच्छी रैंक लेके आता था इस पढ़ाई में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। हिज मदर सेड, वो कहते हैं कि बाकी सब चीज़ों में वो जैसे बाकी सब बच्चे होते, दूसरे बच्चे होते, उन्हीं की तरह था, लेकिन पढ़ाई में वो टॉप ग्रेड्स लाता था। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See following box। और उसकी मम्मा ने लिखा है कि जब वो सेकंड क्लास में थे, सेकंड ग्रेड में थे, तब तक उन्होंने सारी 25 की 25 जो स्पीसीज होती हैं बटरफ्लाइज की, वो इकट्ठा कर ली थी। और ये उन्होंने पूरी टेबल भी दी हुई है कि किस किस तरह की बटरफ्लाइज उन्होंने इकट्ठा की थी, किस किस काइंड की। और ये सब उनको अपने होम टाउन जहाँ वो रीडिंग में रहते थे वहीं आसपास मिल गई थी। ठीक है, आगे देखिए। और 25 बटरफ्लाई इसलिए लिखा है क्योंकि उन लोगों को तब तक इतनी नॉलेज थी कि बटरफ्लाइज की 25 स्पीसीज होती हैं, लेकिन होती और ज़्यादा हैं। आगे देखिए, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाइज कलेक्टिंग। और एब्राइट लिखते हैं कि शायद ये पूरा मेरा प्रोबेबली होता है शायद कि मेरा जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का शौक था ये शायद एंड हो गया था क्योंकि उनको लग रहा था 25 तरह की स्पीसीज होती है, 2500 की 2500 वो इकट्ठा कर चुके हैं। ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और फिर उनकी मम्मी ने उनके लिए किताब ला के दी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector। और ये यंग कलेक्टर थे, यानी कि छोटे सा बच्चा जो इतनी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था उसको। और जब उसकी मामा ने एक किताब ला के दी तो उसने कि कैसे, और उस किताब में मेंशन था कि मोनार्क बटरफ्लाइज, ये भी एक तरह की तितलियाँ होती हैं, ये कैसे माइग्रेट कर जाती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा तो इससे उनका जो साइंस के प्रति जितनी इंटरेस्ट था, है ना, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर। तो इस यंग कलेक्टर का जो के लिए जो जितना साइंस की दुनिया थी वो पूरी खुल गई उसके लिए, यानी कि इस किताब ने उनको बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज। At the end of the book, readers were invited to keep study butterfly migrations। और जब ये किताब उन्होंने पूरी पढ़ी तो उसके एंड में जो थे रीडर्स थे, जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है, जो उसकी मम्मा उसके लिए लाई थी, कि वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। कि उन सब रीडर्स को इन्वाइट किया गया था कि वो उस स्टडी में, कि बटरफ्लाइज माइग्रेशन से रिलेटेड जो स्टडी चल रही थी, कि उसमें हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च
बाय डॉक्टर फेडरिक ए यूकाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो एक जगह है और का नाम है, वहाँ पर एक रिसर्चर थे, उनका नाम था फेडरिक ए यूकाट। उन्होंने सारे रीडर्स को इनवाइट किया था कि जो भी इस किताब को पढ़े और जिसको इसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वो बटरफ्लाइज को टैग कर दे। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए यूकाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कि कोई बटरफ्लाई में ये टैग लगाते, यानी कि कोई छोटा सा स्टिकर टाइप का लगाना होता था और छोड़ देना होता था बटरफ्लाई को। कनाडा, Ebright's mother wrote to Dr. Yucard, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch। और ये monarch नाम की जो तितली होती थी उस पर जो है ये रिसर्च चल रही थी। तो जब उनकी मम्मी ने फिर डॉक्टर युकार्ट को एक लेटर लिखा और जल्दी ही एब्राइट भी इस काम में लग गए। और वो जो थे, एडहेसिव होता है कि जो गोंद होता है ना, जो चिपकाने के लिए पदार्थ, एडहेसिव, तो वो मोनार्क बटरफ्लाइज के पंखों पे वो एक गोंद से कुछ टैग चिपका देते थे। जब भी उनको कोई मोनार्क बटरफ्लाई मिलती थी तो वो चिपका दिया करते थे। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर युकार्ट। और जिसको भी वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती थी तो उससे कहा जाता था कि वो डॉक्टर युकार्ट को वो भेज दे टैग, है ना। कुछ रिसर्च चल रही थी। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। और जो बटरफ्लाई का सीज़न होता था रीडिंग नाम की जगह जहाँ वो रहते थे, तो लेट समर में जब गर्मियाँ जाने वाली होती थी 6 हफ्तों का समय होता था कि आप बटरफ्लाइज वहाँ पर बहुत आती थी और आप पकड़ सकते थे। सी ग्राफ बिलो, देखिए उन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, अगर आप एक एक करके उन तितलियों को पकड़ेंगे, यू वोंट कैच वेरी मैनी, तो आप ज़्यादा तितलियाँ नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज होता है कि ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, है ना, जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज हो, फ्लॉक, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। तो अगला स्टेप एब्राइट ने सोचा कि फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज को, बहुत सारी बटरफ्लाइज को रेस किया जाए, बड़ा किया जाए, ठीक है, उनको अपने घर में रख के बड़ा करें। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, और फिर उन्होंने एक फीमेल मोनार्क जो बटरफ्लाई थी वो पकड़ी, टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और उन्होंने उसके अंडे लिए, फिर अपने घर के बेसमेंट में, जैसे कि बटरफ्लाई की पूरी लाइफ साइकिल होती है ना, कि पहले अंडा से एक वो कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बटरफ्लाई नहीं बनती है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा साइकिल अपने घर के बेसमेंट में पकड़ा, क्योंकि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ना मुश्किल काम था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो जो बटरफ्लाई जब बड़ी हो जाती थी तो उसमें एक बटरफ्लाई में टैग लगा देते थे, जैसे कि डॉक्टर युकार्ट ने सबसे रिक्वेस्ट की थी उनके स्टडी के लिए, टैग लगा देते विंग्स एंड लेट देम गो। उनके विंग्स में बटरफ्लाई के टैग लगाए और उनको छोड़ देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और कई सालों तक जो उनके घर का बेसमेंट था उसमें हजारों मोनार्क तितली है होती है कि उसके डिफरेंट स्टेजेस, कोई कैटरपिलर के रूप में, कोई प्यूपा के रूप में, कोई उसकी एग, है ना, कहीं कोई पूरी एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में, बहुत उनका डेवलपमेंट होता रहा। देखिए यहाँ पर नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज दिए, कलेक्टेड इन 6 वीक्स, जो उन्होंने 6 वीक में जो भी जिस तरह की बटरफ्लाइज और कितनी बटरफ्लाइज इकट्ठा की थी यहाँ पर दिया हुआ है। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। फिर एब्राइड लिखते हैं कि फाइनली, इवेंचुअली होता है आखिरकार, आखिरी में उनका इंटरेस्ट कम हो गया। आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, कि वो बटरफ्लाई को पाले, बड़ा करे, उसमें टैग लगा, उसमें इनका इंटरेस्ट कम हो गया। इट इज़ टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस हो रहा था, बहुत नीरस हो रहा था, उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और उसका कोई फीडबैक नहीं मिले। देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, क्योंकि जब वो बटरफ्लाई को टैग लगा के भेजते थे तो बटरफ्लाई का जान ना जाने कहाँ उड़ जाए, है ना, तो उनको फीडबैक ही नहीं मिलता तक, पता नहीं डॉक्टर युकार्ट तक पहुँचे कि ना पहुँचे। तो एब्राइट आगे देखो क्या लिखते हैं। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड, इतने सालों में उन्होंने जो काम किया, ही लाफ्ड, और फिर वो हंसे, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड
वर रिकैप्चर्ड। कितनी सालों में हज़ारों बटरफ्लाइज को जो है उन्होंने टैग लगाया, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन सिर्फ उसमें से 2 टैग लगी हुई बटरफ्लाई रिकैप्चर की गई, दोबारा से पकड़े गई। ठीक है, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट, इतनी सालों उन्होंने मेहनत की, इतनी सारी बटरफ्लाइज को बड़ा किया, उनकी साइकिल को जैसे अंडे से कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा बना, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनी, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 जिनमें उन्होंने टैग लगाया था वो पकड़ी गई थी, तो उनका इंटरेस्ट लूज कर गए वो अपना, मज़ा नहीं आया उनको। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो पकड़ी भी कहाँ गई कि जहाँ वो रहते थे उससे बस 75 मील दूर, है ना। पता नहीं डॉक्टर ल्यूकार्ट तक पहुंची भी कि नहीं पहुंची। अगला देखिए, नेक्स्ट पेज। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. County science fair होता है कि जो आपके रीजन में साइंस का मेला लगता है, ठीक है। तो काउंटी होता है रीजन। तो जब वो 7th क्लास में थे तो उनको ये हिंट मिली कि रियल साइंस क्या होता है, व्हाट रियल साइंस इज़। और व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर नाम का एक मेला लग रहा था उनके रीजन में, साइंस फेयर लगा था, फेयर होता है मेला, तो वहाँ पर उन्होंने जाना कि सच्ची साइंस क्या है, एंड लॉस्ट। और इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। तो उस मेले में क्या हुआ कि वो बहुत दुखी हो गए और एंड लॉस्ट, और हार गए थे। वहाँ पर कंपटीशन होने वाला था और इट वॉज रियली सैड, वो लिखते हैं कि फीलिंग टू सिट देयर, कि वहाँ पर बैठे हैं एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं मिला, यानी कि कोई प्राइज़ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जबकि एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, सबने कुछ ना कुछ जीता लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। एब्राइट सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक्स टिश्यूज विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप। और उन्होंने उस मेले में जो उनका स्टॉल लगाया था उन्होंने, तो उसमें ये था कि उसमें उन्होंने शो किया था कि जो फ्रॉग होता है उसके टिश्यूज़, है ना, एक मेढक के टिश्यूज़ की स्लाइड लगाई थी, स्लाइड दिखाई थी, और वो डिमॉन्स्ट्रेट की थी लोगों को, और एक माइक्रोस्कोप से कि आप फ्रॉग के टिश्यूज़ कैसे दिखते हैं, तो ये देखने के लिए लगाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। जब फिर उन्होंने वहाँ जब देखा कि सारे वो क्यों हार गए थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो बाकी लोग विनर्स थे, जो जो लोग जिनको प्राइज़ मिला था, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ सिंपली डिस्प्ले किया था, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि माइक्रोस्कोप से देखिए कि फ्रॉग के टिश्यूज़ कैसे दिखते हैं, है ना। कोई उनका अपना रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन बाकी लोगों ने किए थे इसलिए वो जीते और ये हार गए थे। नेक्स्ट, already the competition spirit that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. और उनके अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी कि वो कंपटीशन में बिलीव करते थे। तो और उसने दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, कि जब अगले साल ये साइंस मेला लगेगा, साइंस फेयर लगेगा, तो मैं उसमें एक रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा। ये ड्राइव, ये जो थी इच्छा उनके दिल में बैठ गई थी। He said, the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और अब उसके लिए रियल एक्सपेरिमेंट किस पे करे, तो उन्होंने कहा उनको एक सब्जेक्ट जिस पे कि वो बहुत सालों से काम कर रहे थे, और क्या था, आई मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द लास्ट वीक, कि जो इंसेक्ट्स पे इतने दिनों से काम कर रहे थे, तितलियाँ पकड़ रहे थे, छोटे बचपन से केजी से, जब वो किंडरगार्टन में थे, तो उसकी नॉलेज थी उनको। सो ही रोट टू डॉक्टर लिकॉर्ट फॉर आइडियाज़ एंड back came a stack of suggestions for experiments. stack of होता है, stack of suggestions होता है कि ढेर ढेर पाइल, है ना, पूरा ढेर भर भर के सजेशन भेजे उन्होंने। फिर डॉक्टर ल्यूकार्ट को आइडियाज़ के लिए लेटर लिखा कि भाई कोई आइडिया भेजिए, हमें अगले साइंस फेयर में कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना है। तो उन्होंने ढेर के ढेर सजेशंस भेजे डॉक्टर ल्यूकार्ट ने। Those kept Albright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. और इतने सारे सजेशन भेजे जिसके वजह से वो पूरे हाई स्कूल पर बिजी रहे, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स। और फिर उनको प्राइज प्रोजेक्ट भी मिला, यानी कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर प्राइज भी मिला इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और ना केवल सिर्फ काउंटी, ना केवल उनके रीजन में जो साइंस फेयर हुआ, बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्राइज मिला। आई एम रिपीटिंग, किस पैराग्राफ में है कि
वो भी उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। अगले साल वो साइंस फेयर में पहले बार तो हार गए, तो अगली बार तो वो जीतना चाहते थे, तो उन्होंने डॉक्टर लुकार्ट से सजेशंस के लिए कहा। तो डॉक्टर लुकार्ट ने इतने सजेशंस भेजे कि वो पूरे हाई स्कूल भर वो पूरा बिजी रहे उसमें। और लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसको प्राइज़ मिला, और ना केवल सिर्फ रीजन में बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में। काउंटी माने रीजन होता है, ठीक है। फॉर दिस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, और वो जब 8th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। अब यहाँ पर बच्चों हाई स्कूल और 8th ग्रेड ऐसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वहाँ का सिस्टम दूसरा होता है पढ़ाई का, ठीक है। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. फिर एब्राइट ने ये अगले प्रोजेक्ट के लिए ये कोशिश की कि इस पे काम किया उन्होंने कि ये एक वायरस की वजह से एक डिसीज़ हो जाती थी मोनार्क के तितलियों में, कि उनको जब वो कैटरपिलर वाली स्टेज में होते थे, वो यानी कि अंडे से जब वो कैटरपिलर बनते थे तो कुछ उनमें वायरल डिसीज़ हो जाती थी, और बहुत सारी कैटरपिलर्स जो थे हर साल मर जाते थे, ठीक है। यानी कि मोनार्क के जब वो कैटरपिलर्स वाली स्टेज में होते थे। एब्राइट थॉट द डिसीज मस्ट बी कैरिड बाय अ बीटल। बीटल भी एक इंसेक्ट होता है, और एब्राइट को सोचा कि ये डिसीज़ जो है कैटरपिलर्स में हो जाती है वो शायद बीटल की वजह से हो जाती है। बीटल एक इंसेक्ट होता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो फिर उन्होंने कैटरपिलर्स को बीटल की प्रेजेंस में, यानी कि जिनसे लग रहा था कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उसी के प्रेजेंस में बड़ा किया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट। और वो कहते हैं कि मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिले। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। और लेकिन उन्होंने कहा कि वो आगे उनको कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो आगे बढ़े और उन्होंने दिखाया, शो किया सबको कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट की कोशिश की और दिस टाइम आई वन, और उस बार वो जीत गए। The next theory his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch। यानी कि उन्होंने ये सिद्ध किया कि बीटल्स से कैटरपिलर्स को कोई नुकसान नहीं होता। अगले साल जो थी उनका साइंस फेयर में प्रोजेक्ट क्या था, वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। कि एक वायसराय बटरफ्लाई होती है, वो जो है मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है, की नकल करती है। यहाँ पर देखिए फोटो में भी बना हुआ है ना। जो बॉटम में दी हुई है वो वायसराय बटरफ्लाई है, और ऊपर वाली जो है, जो टॉप पर है, वो मोनार्क बटरफ्लाई है। तो उनका ये कहना था कि वायसराय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। अब इसका रीज़न देखिए। द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। कि और उनका मतलब था कि वायसराय जो है, जो तितलियां हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल इसलिए करती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां जो हैं खाने में टेस्टी नहीं होती, और वायसराय जबकि बहुत टेस्टी होती है, और चिड़ियाँ उनको खा जाती थी, ठीक है। ले तो इसलिए वायसराय तितलियाँ जो थी वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती कि ताकि बर्ड कंफ्यूज हो जाए और उनको खाने से उनको ना खाएं, है ना, और मोनार्क को खा ले, ठीक है। आई एम रिपीटिंग कि वायसराय तितलियाँ जो थी वो मोनार्क तितलियों की कॉपी इसलिए करती थी क्योंकि वायसराय तितलियाँ जो थी वो बहुत टेस्टी होती थी और बर्ड उनको खाना पसंद करती थी, तो इसलिए वो मोनार्क की कॉपी करती थी ताकि बर्ड कंफ्यूज हो जाए और उनको छोड़ दे, उनको ना खाए। और जो मोनार्क तितलियाँ होती थी वो टेस्टी नहीं होती थी, तो बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाती थी, वायसराय को खाती थी, इसलिए वायसराय उनकी कॉपी करती थी। सी वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और वायसराय जबकि बर्ड्स को टेस्टी लगती थी, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मोनार्क बटरफ्लाई की तरह लगने की कोशिश करती थी वायसराय। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, जिससे वो बर्ड्स का डिनर ना बन सके। A bright project was to see whether in fact birds would eat monarch। और ब्राइट का प्रोजेक्ट था कि देखना कि बर्ड्स जो हैं क्या मोनार्क को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग भी एक यूरोपियन बर्ड होती है बच्चों, उसका नाम स्टारलिंग होता है कि, और उन्होंने पाया कि जो स्टारलिंग नाम की चिड़िया होती है वो ऑर्डनरी वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। वो जो ऑर्डनरी बर्ड फूड होता है जो सब सारी चिड़िया खाती वो नहीं खाती वो स्टारलिंग। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। और वो जो स्टारलिंग बर्ड होती है वो सारी मोनार्क खा जाती है, जितनी भी मिलती है वो खा जाती है। एब्राइट सेट लेटर
रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और एब्राइट ने कहा अपनी रिसर्च में दूसरे लोगों को दिखाया कि इसीलिए वायसराय जो है शायद मोनार्क की कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी। जूलॉजी होता है प्राणी विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में, साइंस का एक पार्ट हो, साइंस की एक होता है, साइंस की एक ब्रांच होती है। और उनका जब जूलॉजी में जो है ये प्रोजेक्ट उनका फर्स्ट आया एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और पूरा काउंटी साइंस फेयर जो हुआ था रीजन का, उसमें वो थर्ड आया। ये जो उन्होंने वायसराय और मोनार्क तितलियों पे कि वो क्यों कॉपी करती हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एप्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ द सेल्स। और जब वो सेकेंड ईयर में के थे हाई स्कूल में, रिचर्ड उन्होंने एक रिसर्च करना शुरू किया और जिससे वो ये थ्योरी की ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी इनडायरेक्टली निकल आई। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सी आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि जब वो सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, तो उन्होंने एक रिसर्च की और जिससे कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन है ना, एक इंसेक्ट से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में डिस्कवरी का रिजल्ट आया कि मतलब पता लगा कि इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। लेकिन इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स। लेकिन इनडायरेक्टली जो इसकी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंसेक्ट हार्मोन पे, तो एक चीज़ उनको और पता लगी कि थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स की लाइफ होती है उसके बारे में इनको थ्योरी पता चली। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। तो और जो क्वेश्चन जिसका कि वो आंसर करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सिंपल था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। कि जो मोनार्क तितली होती है जब उसका प्यूपा होता है, यानी कि पहले अंडा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है। जो प्यूपा होता है उसका, तो उसमें 12 छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पॉट क्यों होते हैं। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे थे। और इसका जब आंसर देने लगे तो उनको एक और थ्योरी पता लगी उसी बीच में, कि थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Lockhart did not believe it. और एब्राइट लिखते हैं कि सब लोगों को लगता था कि वो प्यूपा पे 12 गोल्डन स्पॉट इसलिए होते हैं कि जस्ट सजावट के लिए नेचर ने दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर ल्यूकार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर ल्यूकार्ट जो थे वो इस पे विश्वास नहीं करते थे कि ये ऑर्नामेंटल होती, सिर्फ सजाने के लिए भगवान ने दिए हैं उनके ऊपर। टू फाइंड द आंसर, और जब वो उसका आंसर पता कर रहे थे, एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तब एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, जो और दूसरे साइंस में बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाई, एक यंत्र बनाया, तो जो ये दिखाता था कि स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। कि जो उन गोल्डन टाइनी स्पॉट्स जो थे 12, उसमें से एक जो हार्मोन निकल रहा है, वो इसलिए हार्मोन निकलता है, वो सजावट के लिए नहीं है, वो हार्मोन निकलता है और जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए, पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। यानी कि वो भगवान ने जो 12 उनके ऊपर स्पॉट्स दिए थे प्यूपा पे मोनार्क के, वो सिर्फ सजावट नहीं के लिए नहीं थे, वो पर्पस था कि उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है और वो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट में काम आता है ना। तो इसके लिए उन लोगों ने डिवाइस बनाई, तो जिससे ये पता लगा कि उसमें से तो हार्मोन निकल रहा है उन स्पॉट से। दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने उनका जो काउंटी फेयर था, उनके रीजन का जो मेला था साइंस का, उसमें फर्स्ट प्राइज जीता। और उनसे इस प्रोजेक्ट से उनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइंस का और इंजीनियरिंग का मेला था, उसमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई इससे मिस्टर एब्राइट को। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्होंने जूलॉजी में थर्ड प्राइज जीता। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और उनको एक चांस मिला
जब उनको कि वो इंटोमोलॉजी होता है बच्चों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे कीड़े है ना, 6 या 8 पैर वाले, तो उनको इंटोमोलॉजी कहते हैं। उनके लिए जो स्टडी की जाती है उन पर, वो इंटोमोलॉजी कहलाती है। तो ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। तो इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में गर्मियों में उनको काम करने का वहाँ मौका मिला। ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पर उनको गर्मियों में वो काम कर सकते थे। At a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa। और जब वो एज ए हाई स्कूल जूनियर स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपना कंटिन्यू कर रखा अपना एक्सपेरिमेंट, एडवांस एक्सपेरिमेंट मोनार्क प्यूपा पे। जो प्यूपा जो इसकी स्टेज होती है मोनार्क तितली की, उस पे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer। और इस साल भी इस प्रोजेक्ट ने उनको फर्स्ट प्लेस दिलाया, यानी वो फर्स्ट आए उस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में। और उनको एक दूसरा चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम कर सकें ड्यूरिंग द समर, गर्मियों की छुट्टियों में अब अपना वो काम कर सकते। छुट्टियों में नहीं, मतलब गर्मियों में लिखा है, गर्मियों में काम कर सके। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। और जब वो सीनियर ईयर में थे पढ़ाई के, तो वो एक स्टेप और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the gold spots। पहले इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख ली बच्चों। कल्चर होता है कि जब किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रख के उसको देखा जाता है, उसका डेवलपमेंट कि उसको ग्रो करते हैं या फिर उसमें किस किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करके करते हैं, तो उसको कल्चर कहा जाता है। आगे देखिए, फिर से हम रिपीटिंग। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग। उन्होंने मोनार्क जो तितली थी उसके पर से एक सेल लिया और उसको बड़ा किया कल्चर, विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रख के बड़ा किया और दिखाया उन्होंने कि दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स। ओके, वो जो सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर डेवलप होता है एक इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग की तरह। और ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, अगर वो गोल्ड स्पॉट्स से जो प्यूपा पे होते हैं उनसे अगर वो हार्मोन मिलता रहे तो वो डिवाइड होके फिर से नॉर्मल बटरफ्लाई विंग की तरह फिर से डेवलप हो जाता है। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और ये उनका प्रोजेक्ट जो था वो उसको फर्स्ट आया फिर जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन और डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और आर्मी लेबोरेटरी में उन्होंने अपनी गर्मियों में ग्रेजुएशन के बाद जो है अपना काम जारी रखा एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का जो उनकी लेबोरेटरी थी वहाँ पर भी उन्होंने अपनी फर्दर जो है जारी रखा, जो भी स्टडी वो कर रहे थे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। और जो फॉलोइंग समर थे, आने वाली जो गर्मियाँ थी उसमें जो है आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, आफ्टर फ्रेशमैन ईयर का मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब उनका फर्स्ट ईयर था उसके बाद वो ही वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ वापस गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। जो गोल्ड स्पॉट्स जो प्यूपा पे पाए जाते थे और उससे जो हार्मोन निकलता था उस पर उन्होंने और काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी sophisticated instruments he was able to identify the hormones chemical structure। और जब वो एक sophisticated instruments होते हैं कि बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो बड़ी लेबोरेटरी थी वहाँ बढ़िया बढ़िया यंत्र अवेलेबल थे, तो इसलिए उन्होंने लिखा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से लेबोरेटरी के उन्होंने आइडेंटिफाई किया द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर की, जो उनका जो हार्मोन्स गोल्ड स्पॉट से निकलते हैं मोनार्क तितलियों के प्यूपा से, तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज एब्राइट डिड नॉट शाउट। और जब वो एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट से हार्मोन का स्ट्रक्चर में पता किया और जब उन्होंने इसकी फ़ोटोज़ देखी तो वो चिल्लाए नहीं, यूरेका। बच्चों यूरेका होता है कि
अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ होती है कि जब कोई कुछ किसी को एकदम से किसी चीज़ पे विजय मिल जाती है तो वो यूरेका चिल्लाता है। ऐसे ही आर्किमिडीज जो जब थे, जब उन्होंने इन्वेंशन किया था तो वो यूरेका चिल्लाते थे। जब भी कुछ उनको नया थ्योरी पता कर लेते थे किसी जिस पे वो काम कर रहे होते थे तो वो यूरेका चिल्लाते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यूरेका ट्रायम्फ वर्ड होता है कि जो आपकी विक्ट्री को दिखाता है और आप उसको चिल्ला के कहते हैं यूरेका, जैसे कुछ अच्छा काम कर लिया, कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो। लेकिन एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका, वो यूरेका नहीं चिल्लाए। और इवन आई हैव गॉट इट, और ये भी नहीं कहा उन्होंने कि मुझे मिल गया। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन्स, लेकिन वो भरोसा करते थे कि ये फाइंडिंग्स कि इंसेक्ट हार्मोन के बारे में जो फाइंडिंग्स थी, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त किया था, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स। और उस फोटो से उनको एक बायोलॉजी की एक और पजल, बायोलॉजी की एक और उलझन, उसका आंसर मिल गया था। यानी कि जब उन्होंने उस केमिकल स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ देखे तो उन्होंने ना यूरेका कहा, ना उन्होंने ये कहा कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। और लेकिन एक दूसरी उलझन जो बायोलॉजी की थी उसका आंसर मिल गया था उनको। क्या था वो, आगे देखते हैं। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए हम सब लोगों को मालूम है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उसके उनको जवाब ये मिला था कि हाउ द सेल कैन रीड, जो सेल जो होते हैं वो अपने ब्लूप्रिंट, डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ पाते हैं, कैसे पहचान लेते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस का सब्सटेंस होता है। एट दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो आपकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी होता है बच्चों, जो गुण पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और ये जो डीएनए है यही जो है सेल का फंक्शन और उसका प्रकार, फॉर्म कैसा होगा, रूप कैसा होगा, ये डिसाइड करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इस प्रकार डीएनए जो था लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। सी द नेक्स्ट पेज। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. और एब्राइट और उनके कॉलेज का जो उनमें उनका रूममेट था जिसका नाम जेम्स आर वोंग था, उन्होंने पूरी रात भर ऑल दैट नाइट उन्होंने जो है ड्राइंग पिक्चर्स बनाई और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए, प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल बनाए जो ये शो करते थे हाउ कुड इट हैपन, ये कैसे हो सकता है। जो कुछ भी वो सिद्ध करना चाहते थे तो उसके लिए रात भर दोनों ने मिलके ड्राइंग पिक्चर्स और उसके जो है प्लास्टिक मॉडल्स बनाए। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उसके बाद दोनों ने मिलके एक पेपर लिखा जिसमें इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डीएनए जो है कि इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। कैसे, ये उन्होंने बैठ के लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। यानी कि, और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि सभी जानते थे कि वो बहुत टैलेंटेड रहे थे बचपन से। तो सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो भी उनको जानता था उसको लिए से सरप्राइज की बात नहीं थी क्योंकि वो हमेशा से जानते थे कि ये बहुत टैलेंटेड है। तो रिचर्ड एब्राइट ने जब ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने हाईएस्ट ऑनर्स उनको मिला, हाईएस्ट और सबसे अच्छा ग्रेड मिला। और पूरा जो है 1510 स्टूडेंट थे उसमें उनको सेकंड ग्रेड मिला, हाईएस्ट ऑनर्स में पहला और पूरे 1510 बच्चों के क्लास में सेकंड ग्रेड मिला। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और एब्राइट जो थे वो रिसर्च, आई एम रिपीटिंग, एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट हो गए थे वो। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। और वहाँ पर वो अपनी जो थ्योरी थी उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर थ्योरी जो है सही सिद्ध हो जाती, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता, एक बहुत बड़ा स्टेप होता और क्या समझने का, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसको समझने में बहुत हेल्प हो जाती है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज। और हो सकता था कि इससे कुछ इस टाइप के भी आइडिया मिल जाते कि जो कैंसर और दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं उनसे कैसे प्रिवेंशन करें, उनको कैसे रोका जाए, हो सकता था इससे आइडिया भी कुछ मिल जाता। तो आगे देखिए, ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब इतना उन्होंने जो कुछ अचीव किया ये सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि उनको साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, साइंस के प्रति
उनकी जिज्ञासा थी, उनकी जानने की इच्छा थी. His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. जो उनके हाई स्कूल का रिसर्च की, जो कि मोनार्क प्यूपा पे के जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, वो ना उसने फाइनली इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. और उसने फाइनली सेल लाइफ की थ्योरी पर को का आविष्कार कर लिया था. वो कर रहे थे कि प्यूपा में गोल्डन टाइनी स्पॉट्स जो होते हैं उसका क्या पर्पस होता है, लेकिन उसको करते करते उन्होंने ये थ्योरी निकाल ली कि अबाउट सेल लाइफ के बारे में उन्होंने पता कर लिया था. रिचर्ड एब्राइट हैज़ been interested in science since he first began collecting butterflies. और रिसर्च जो एब्राइट थे वो इंटरेस्टेड थे साइंस में जब वो तब से, जब वो छोटे से थे और बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन इतना भी नहीं करते थे कि जो उनके दूसरे इंटरेस्ट थे कि वो उस पर ध्यान ना दें, है ना. बट नॉट सो डीपली वो कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज, लेकिन इतनी तन्मयता के संग नहीं कि भैया दूसरे इंटरेस्ट को छोड़ दें. एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. यानी कि वो जो है बटरफ्लाई तो कलेक्ट करते थे, उसके अलावा आई मीन टू से एक वो बहुत अच्छे डिबेटर भी थे. डिबेट होता है ना स्कूलों में कि एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, फॉर बोलता है, कि उसके अगेंस्ट बोलता है ना. तो बहुत अच्छे चैम्पियन रह चुके थे, एक बहुत अच्छे डिबेटर थे वो, पब्लिक स्पीकर थे, पब्लिक में उनको बोलना आता था. एक गुड कैनोइस्ट, कैनो होती है छोटी सी बोट को कहते हैं, तो बहुत अच्छी वो कैनो चलाते थे. एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, जो बाहर के जितने भी ऑल राउंडर थे, बाहर की चीज़ों के में सब में बहुत इंटरेस्ट था उनको. ये नहीं कि सिर्फ कलेक्शन ही करते थे तितलियों का. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंस एग्जिबिट. और ख़ास करके वो काहे की फ़ोटो लेते थे, नेचर की और साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो होते उनके, साइंस की जो, जैसे कि उनका हमेशा से इंटरेस्ट रहा था. इन हाई स्कूल रिचर्ड वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. और हाई स्कूल में रिचर्ड जो थे स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब कि ए क्लास स्टूडेंट थे, टॉप स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उनको लिए लर्निंग जो थी सरल थी, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में उनको मुश्किल नहीं होती थी, तो इसकी वजह से वो ए क्लास स्टूडेंट थे. ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. तो चूँकि पढ़ाई उनके लिए सरल थी, तो वो जो है अपनी एनर्जी जो थे डिबेटिंग में भी लगाते थे और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में भी लगाते थे. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. और एक ऐसे भी जने थे जिनको वो एडमायर करते थे, जिनकी वो प्रशंसा करते थे, रिचर्ड ए वियरर. और उनका नाम था रिचर्ड ए वियरर. हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, उनकी वो बहुत तारीफ़ करते थे, मिस्टर एवराइट. एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स. और जो है वो उनको एडवाइस भी करते थे, यानी कि जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे वो उनको वो बहुत पसंद करते थे और एडवाइस भी करते थे. मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. और वो उन्होंने लिखा है मिस्टर एब्राइट ने, रिचर्ड एब्राइट ने, कि मिस्टर वियरर जो थे, जो उनके सोशल साइंस टीचर थे, उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे. यानी कि वो अपने टीचर से बहुत इम्प्रेस्ड थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड. और एब्राइट लिखते हैं कि ही मतलब जो उनके टीचर मिस्टर वियरर थे, उन्होंने उनको नए आइडियाज़ दिए, है ना, जिससे बच्चों को अगर इंस्पायर करो तो बहुत सारे बच्चे अच्छा कर जाते हैं. ठीक है, तो आगे तो उन्होंने बहुत सारे मिस्टर वेयर से उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिले थे. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड. और मिस्टर वेयर भी उनके लिए लिखते हैं कि रिचर्ड जो था, कि जो कुछ भी उसको सिखाया जाता था तो वो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करता था, है ना. बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टीचर कहे जाता है सुनते ही नहीं है ना. तो टीचर भी परेशान हो जाता है फाइनली, है ना. वो टीचर को भी इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना. तो लेकिन मिस्टर रिचर्ड ऐसा स्टूडेंट था कि अगर जो कुछ भी उसको काम करना होता था, वो उसमें अपना जो एक एक्सपेक्टेड इफर्ट था वो तो करता ही था, उसके अलावा एक्स्ट्रा इफर्ट भी करता था. वॉट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज हिज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट. और उसके टीचर लिखते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता है उसकी ये बात, कि वो अगर कोई इसको डिबेट के लिए कोई रिसर्च
डिबेट बोलनी होती थी तो उसकी 3-3 4-4 घंटे वो उसका रिसर्च करता था कि टॉपिक पे बोलना क्या है, ठीक है। और बिसाइड दिस ऑल दिस रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, जो उसके बाकी के इंटरेस्ट थे जैसे कि फोटोग्राफी है ना, कैनोइंग, डिबेटिंग, वो सब तो करता ही था। और बटरफ्लाई का जो उसको शौक था पालने का है, उनका रिसर्च करने का वो भी शौक था। लेकिन जो अगर कोई डिबेट बोलना होता था तो उस पर भी वो बहुत 3-3 4-4 घंटे रात को काम करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, वो कहते हैं कि रिचर्ड जो है बहुत कॉम्पिटिटिव था, कॉम्पिटिशन में इंटरेस्ट रखता था। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, जब पहली बार सबसे वो हारे थे तभी से उन्होंने सोच लिया था कि अगले साइंस फेयर में मुझको जीतना है। मिस्टर वीयर कंटिन्यूड, और मिस्टर वीयर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं बट नॉट इन अ बैड सेंस। और उसकी कंपटीशन थी लेकिन बैड सेंस में नहीं थी। बैड सेंस की बहुत से लोग कंपटीशन को जीतने के लिए बुरे रास्ते अपना लेते कि नकल कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह से नहीं, सीखने के लिए वो सीखता था। आगे देखिए कैसे जीतता था। ही एक्सप्लेन, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिचर्ड वॉजन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग्स टू गेट अ प्राइज। वो इसलिए जो है उसकी उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि वो प्राइज़ जीत जाए या फिर सिर्फ जीत जाए। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपना जो भी करता था उसमें बेस्ट करता था, इसलिए वो जीत जाता था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और बिल्कुल सही कारणों से वो बेस्ट बनना चाहता था। यानी कि कुछ भी काम होता था वो अपना 100% करता था, इसलिए जीत जाता था। दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों, सामग्री, यानी कि एक साइंटिस्ट को बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इंग्रेडिएंट उसमें सारे अवेलेबल थे। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। अब साइंटिस्ट को बनने के लिए क्या चाहिए होता कि सबसे बढ़िया फर्स्ट रेट माइंड, बढ़िया दिमाग होना चाहिए उसका। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लोगों को, जो कुछ भी वो जानना चाहता है। तो अगर कोई जानना ही नहीं चाहेगा तो वो काम क्या करेगा, है ना। जो जिसको कुछ जानना होता है तो वो मेहनत करता है। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। और सबसे ज़्यादा कि विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए टू विन, जीतने की इच्छा होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और विल होनी चाहिए, इच्छा कि अच्छा करने की, सही करने की। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट में ये सारी क्वालिटियाँ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और ये जब ये उसको किताब मिली द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन, तो उसने जो है उसका साइंस का लिए संसार उसके लिए खोल दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और रिचर्ड एब्राइट ने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो थी, साइंस की दुनिया को लेकर जो उसकी जिज्ञासाएं थी, उसने उसको कभी भी खोने नहीं दिया, हमेशा बनाए रखा गया और एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता गया। सो दिस इज़ क्वाइट इंस्पिरेशनल, and I have uploaded question and answers of this lesson on the same channel, Work Hard Children. आप भी इंस्पायर हुई मिस्टर रिचर्ड एब्राइट से। थैंक यू सो मच।